शेयर बाजार आज के समय का सबसे ज्यादा बढ़ता हुआ टॉपिक है। शेयर बाजार के बारे में हम सभी जानना चाहते हैं। जब से स्कैम 1992 मूवी आई है, लोगों का इंटरेस्ट खासा बढ़ा है, क्योंकि हम सभी ने हर्षद मेहता स्कैम देखा है और उसके बारे में जाना है। साथ में डिफरेंट डिफरेंट तरह के और स्कैम्स वगैरह आए हैं और मार्केट के बारे में लोगों की अवेयरनेस बढ़ी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडिया में अभी भी केवल 4% लोग ऐसे हैं जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। वहीं अगर हम लोग किसी यूरोपियन कंट्री का डेटा उठा के देखें, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग अमेरिका की बात करते हैं, तो अमेरिका में लगभग 50% लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से मेन कारण है स्टॉक मार्केट के बारे में अवेयरनेस का ना होना, या फिर हमारी एजुकेशन के अंदर इस टॉपिक को इंक्लूड ना करना। इंडिया के अंदर कोई भी ऐसी फॉर्मल एजुकेशन नहीं दी जाती है जिसके अंदर हम लोग फाइनेंशियल मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट्स के बारे में एजुकेशन प्रोवाइड करें। और अगर आप लोग कोई कंटेंट ढूंढने जाते भी हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड यूट्यूब वगैरह के ऊपर, या फिर कहीं पे भी हम लोग कोई कोर्सेज वगैरह बाय करते हैं, तो कंटेंट काफी स्कैटर्ड फॉर्म में मिलता है या फिर उतना कंप्लीट या उतना डिटेल नहीं मिल पाता है जिससे हम लोग उसका संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकें। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टॉक मार्केट के बारे में ये बताने वाला हूं कि आखिर स्टॉक मार्केट वास्तव में काम कैसे करता है, और अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को स्टॉक मार्केट से पैसा अर्न करना है तो उसको कौन सा ऐसा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो उसे ध्यान में रखना चाहिए, जिसके थ्रू वो अपने डिसीजंस को काफी हद तक करेक्ट वे में ले जा सकता है। ठीक है, सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट के अंदर अगर प्रॉब्लम है तो वो है मिथ्स के अंदर फंस जाना। ठीक है, स्टॉक मार्केट के अंदर सपोज मिस्टर एक्स एक पर्सन है, मिस्टर एक्स ने बोला कि आई वांट टू बाय द मार्केट। ठीक है, आई वांट टू से बाय द मार्केट बिकॉज आई एम वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड विद द मार्केट एंड आई जस्ट वांट टू से बाय टू द मार्केट। नाउ लोग सुनेंगे कि मैं बाय स्टॉक मार्केट में बाय करना चाह रहा हूं, जबकि मिस्टर एक्स ने ये बोला है कि मैं स्टॉक मार्केट को बाय बोलना चाह रहा हूं, टाटा बाय बाय वाला, क्योंकि इसने मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका हूं। और कई बार लोग ऐसा करेंगे कि उस ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा बाय करने का, बाय कर रहे हैं बाय कर रहे हैं बाय कर रहे हैं। तो ये सब क्यों होता है? ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम लोग टिप्स के ऊपर विश्वास करते हैं। ठीक है, लेकिन आपको बताऊं, इंडिया के अंदर मुफ्त की एडवाइस तो कहीं पे भी मिल जाती है। इसलिए स्टॉक मार्केट में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन स्टॉक मार्केट को जानना बहुत जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसी पर्टिकुलर कंपनी के अंदर अगर पैसा लगा रहे हो तो वो पैसा लगाने का रीजन क्या है, क्या वो लॉन्ग टर्म में हमें बेनिफिट देने वाली है या नहीं देने वाली है। तो मैं आपको कुछ पैरामीटर्स बताऊंगा जिससे आपको ये समझ में आए कि पर्टिकुलर कंपनी, अगर आप किसी में पैसा लगा रहे हो तो कम से कम आप लॉस ना खाओ या फिर ऐसी किसी गलत कंपनी के अंदर ना फंस जाओ जो कंपनी मान लो कंस्टेंटली लॉसेस जनरेट कर रही है, लेकिन आपने क्योंकि उसमें पैसा लगा दिया है बिना सोचे समझे टिप्स के बेसिस पे, तो डेफिनेटली आपको लॉस हो सकता है। इसलिए मैं आपको कुछ पैरामीटर्स बताऊंगा इस छोटी सी वीडियो के अंदर। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को मैं कम से कम समय का रखूं, जिसमें मैं सिर्फ पैरामीटर्स की बात करूं, एक बार जनरल टचअप करूं उनका, और धीरे धीरे इन पैरामीटर से रिलेटेड मैं आगे फ्यूचर में वीडियोस लाऊंगा डिटेल के अंदर। हाय, आई एम सी आकाश अग्रवाल और आप देख रहे हो लर्न विद सी आकाश यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। देखो, स्टॉक मार्केट को आपको समझना है तो सब्जी मंडी से कोरिलेट करके चलिए। नाउ सब्जी मंडी में जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई पर्टिकुलर पर्सन है टमाटर लेने गया है सब्जी मंडी के अंदर, तो जो सब्जी बेचने वाला पर्सन है जो टमाटर बेच रहा है उसने बोला जी भैया 20 रुपए किलो टमाटर है। आप कह रहे हो कि नहीं मुझे 15 रुपए किलो चाहिए, सामने वाला फिर से कह रहा है नहीं 20 रुपए किलो ही मिलेगा टमाटर। तो फिर फाइनली डील आपने किसमें की, 18 रुपए में मान लो आपने डील कर ली, यानी 18 रुपए में आपको फाइनली वो टमाटर मिल गया। नाउ ऐसा ही स्टॉक मार्केट के अंदर होता है। स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ बायर्स होते हैं और वहीं सामने कुछ सेलर्स होते हैं। सेलर और बायर, सेलर चाहता है कि वो अपने शेयर्स को बेचे और बायर क्या करेगा, उन शेयर्स को खरीदेगा। और जो सब्जी मंडी का यहाँ पे काम करने वाला है वो कौन करेगा, यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज वो काम करेगा। नाउ स्टॉक एक्सचेंज कौन है? भारत में दो तरह के स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, पहला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये एक तरह से आप समझ लीजिए सब्जी मंडी की तरह होते हैं, जो आपको मतलब प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहे हैं स्टॉक मार्केट में जो शेयर्स होते हैं उनको सेल आउट करने का और बाय करने का। फाइन, तो अगर मान लो बायर्स ज्यादा है, ज्यादा डिमांड कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर शेयर की, तो उस शेयर का प्राइस बढ़ेगा। अगर वहीं पर सेलर ज्यादा है और किसी पर्टिकुलर शेयर को बेचने के लिए ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं तो उस शेयर का प्राइस गिरेगा।
जैसे सब्जी के अंदर होता है, किसी चीज की अगर डिमांड ज्यादा है तो उसकी प्राइस बढ़ती है, और वहीं डिमांड अगर मान लो कम है तो गिरती है। और डेली बेसिस पे प्राइस चेंज होती है सब्जी मार्केट में, सब्जी मंडी के अंदर। आप जाके देखो, मॉर्निंग में किसी चीज का सब्जी का दाम कुछ और मिलेगा, शाम को कुछ और मिलेगा। ऐसे ही शेयर मार्केट के अंदर पर्टिकुलर किसी शेयर का दाम 2 मिनट पहले कुछ और है, 2 मिनट बाद कुछ और हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा खेल है डिमांड और सप्लाई का। ठीक है, लेकिन कुछ पैरामीटर से हम इसे जज कर सकते हैं, मतलब जज इन द सेंस आप कुछ पैरामीटर से इसे प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर सकते हो। स्टॉक मार्केट को कई लोग जुआ बोलते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, स्टॉक मार्केट जुआ बिल्कुल नहीं है। स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप थोड़ा अच्छा सा नॉलेज रखते हो या फिर आपको बेसिक्स का आइडिया है, तो आप 20 से 25% का कांस्टेंट प्रॉफिट निकाल सकते हो स्टॉक मार्केट से, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा इफेक्ट देगा। तो चलिए फिर हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं उन पैरामीटर्स को देखने के लिए। तो आ गए हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और जैसा मैंने आपको बोला कि मैं कुछ आपको पैरामीटर्स बताने वाला हूं, अगर आप उन पैरामीटर्स का ध्यान रखेंगे ना, तो आपको स्टॉक मार्केट में लॉस के चांसेस बहुत कम रहेंगे, और लॉन्ग टर्म में आप एक अच्छी कैपिटल जनरेट कर पाएंगे स्टॉक मार्केट के थ्रू। देखिए, सबसे पहला जो प्रॉब्लम आता है ना स्टॉक मार्केट के अंदर, वो प्रॉब्लम ये आता है कि लोग पैनी स्टॉक्स बाय करना चाहते हैं। पैनी स्टॉक्स लोग बाय करना चाहते हैं। लोग बोलते हैं कि मुझे कोई ऐसा स्टॉक बता दीजिए सर जो मल्टी बैगर प्रूव हो मेरे लिए। अब मल्टी बैगर स्टॉक क्या होता है? जैसे सपोज कोई स्टॉक 1 रुपए का या 2 रुपए का चल रहा है, मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहा है, और वो स्टॉक हम अगर सपोज अचानक से 100 रुपए पहुंच जाए धीरे धीरे बढ़ के, तो एक तरह से मल्टी बैगर स्टॉक है, क्योंकि आपका जो मनी है वो 100 टाइम्स हो गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, लेकिन ऐसे स्टॉक्स को फाइंड करना विदाउट एनी फंडामेंटल्स के, अगर मान लो आप किसी स्टॉक के अंदर पैसा डाल देते हैं बिना चीजों को देखे जाने परखे, तो आपका वो जो 1-2 रुपया आपने पर शेयर के बेसिस पे डाला है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर आप ये बोलोगे कि सर 1-2 रुपए में क्या फर्क पड़ता है, 1 रुपए चला गया या 2 रुपए चला गया, कोई बात नहीं, चला गया तो चला गया। लेकिन समझिए आपने मान लो 10,000 रुपए का पेनी स्टॉक कोई बाय कर लिया। ठीक है, भले ही वो शेयर 1 रुपए का चल रहा हो, आपको 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे, मतलब 10,000 क्वांटिटी में आपको शेयर मिल जाएगा, लेकिन आपका पैसा तो पूरा 10,000 ही लग गया ना उसके अंदर। भाई 1-2 रुपये होने का मतलब ये थोड़ी ना है कि आपका पैसा भी 1-2 रुपये लगा। आपने तो पूरा 10,000 रुपए डाला, और सपोज उस शेयर का प्राइस कल को चल के 0.20 रह जाता है, तो आपका तो सीधे सीधे 5 गुना से लॉस हो गया। भाई 5 गुना से आपका लॉस हो गया। तो अगर आप ऐसे मल्टी स्टॉक्स को, पेनी स्टॉक्स को ढूंढने की कोशिश करोगे और बिना किसी फंडामेंटल्स को जाने, तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आपको मेरा एडवाइस क्या रहेगा? मेरा एडवाइस ये रहेगा कि हमेशा ब्लू चिप कंपनीज के अंदर पैसा लगाएं। ठीक है, अब ब्लू चिप कंपनी कौन सी होती है? ब्लू चिप कंपनीज वो होती हैं जो कि मार्केट के अंदर अच्छा खासा कैपिटलाइजेशन रखती हैं। और मैं आपको बताऊं, निफ्टी 50, अब आप जो लोग बिल्कुल ही स्टॉक मार्केट के अंदर रॉ हैं, उनको ये समझ में नहीं आएगा कि निफ्टी 50 क्या होता है। देखो, निफ्टी 50 एक इंडेक्स होता है, इंडेक्स, मार्केट का इंडेक्स यानी इंडिकेटर। ठीक है, इसके अंदर टोटल 50 कंपनीज, भारत की जो सबसे 50 कंपनियां, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ 50 कंपनियां हैं, उनको लेके एक इंडेक्स बना दिया गया है, जिसे हम लोग निफ्टी 50 बोलते हैं। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि वो 50 कंपनीज ऐसी 50 कंपनीज हैं जो कि भारत को रिप्रेजेंट करती हैं, एक तरह से भारत की इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्जांपल, इंफोसिस इसके अंदर है, टीसीएस इसके अंदर है, रिलायंस इसके अंदर है, एचडीएफसी बैंक इसके अंदर है। तो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इसके अंदर निफ्टी 50 का पार्ट बनती हैं, निफ्टी 50 को फॉर्म करती हैं। अगर निफ्टी बढ़ रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इसका मतलब हिंदुस्तान की इकोनॉमी ग्रो हो रही है। इसका मतलब ये सब टॉप 50 कंपनीज है, इनको बेनिफिट हो रहा है, ये धीरे धीरे बढ़ रही है। तो देखो, ऐसी कंपनी के अंदर रिस्क बहुत कम होता है, और आप ऐसी कंपनी में अगर पैसा डालते हैं तो आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। भले ही आपको रिटर्न उतना ज्यादा जनरेट ना हो, लेकिन ये सारी कंपनियां कांस्टेंट रिटर्न देती हैं, और आपका पैसा 3 से 4 साल के अंदर डबल हो जाता है, जो कि एक बहुत अच्छा बेनिफिट है ऐसी कंपनी के अंदर पैसा डालने का। नाउ देखिए, अगर वास्तव में आपको निफ्टी 50 को चेक करना है कि निफ्टी 50 ओवर वैल्यूड तो नहीं है, या फिर मान लो अंडर वैल्यूड है, मतलब कब मैं निफ्टी 50 की कंपनियों में पैसा लगाऊं, तो आपको एक पी रेशियो नाम का एक एलिमेंट होता है, उसको चेक करना चाहिए। नाउ पी रेशियो क्या होता है? देखो, आपको कोई भी ब्रोकर या फिर कोई भी जल्दी से लोग बाग ये बताएंगे नहीं, कोई भी ब्रोकर एजेंसीज वगैरह आपको ये बताएंगे नहीं
इसका कारण है उनका ना बताने का, क्योंकि वो लोग जितना आप खुद से ट्रेड लेंगे या फिर जितना आपको खुद ट्रेड करवाएंगे उतना उनको कमीशन मिलेगा। मान लो 2% कमीशन लेते हैं वो, तो 2% कमीशन ले रहे हैं, तो जितना बार आपको ट्रेड करवाएंगे, भले ही आपको लॉस हो प्रॉफिट हो, उससे उनको कोई मतलब नहीं है, उनको 2% पैसा चाहिए बस। ठीक है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं ये पीई रेशियो क्या होता है। देखो, पीई स्टैंड्स फॉर मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर। नाउ इतना टफ लैंग्वेज में हो सकता है आपको ना समझ में आए फॉर्मूले की फॉर्म में, तो मैं आपको इसको रॉ बात में बताऊं क्या बोलते हैं। 1 रुपया कमाने के लिए आपको कितना रुपया मार्केट में लगाना पड़ेगा। सपोज मान लो किसी पर्टिकुलर कंपनी का शेयर 100 रुपए का चल रहा है, तो अगर आपको 1 रुपया उस कंपनी से लगाना है, तो आप उस कंपनी से कमाना है, तो आपको 100 रुपये लगाने होंगे। ठीक है, तो यानी मार्केट प्राइस पर शेयर उसका 100 रुपया हो गया, और मान लो अर्निंग पर शेयर यानी कितना आप उससे एक शेयर पे कमा रहे हो, आप 1 रुपया कमाना चाहते हो तो 1 रुपया हो गया, तो इसका पी रेशियो जो आएगा वो 100 रुपीज आएगा। ठीक है, 100 आएगा इसका पी रेशियो। फाइन। तो ये पी रेशियो एक ऐसा इंडिकेटर होता है जो ये बताता है कि कोई कंपनी पर्टिकुलरली ओवर वैल्यूड तो नहीं है, या फिर मार्केट ओवर वैल्यूड तो नहीं है। सपोज एक एक्स लिमिटेड के अंदर मुझे 100 रुपए लगाने पड़ रहे हैं 1 रुपया कमाने के लिए, वहीं एक वाई लिमिटेड नाम से कंपनी है जिसके अंदर मात्र मैं 50 रुपए लगाता हूं 1 रुपया कमाने के लिए, तो उसका पी रेशियो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, तो आप खुद ही बताइए मुझे, आप वाई लिमिटेड में पैसा डालेंगे या एक्स लिमिटेड में डालेंगे। ऑब्वियस द आंसर इज वाई, बिकॉज आप वहां पे 50 रुपीज कमा लेंगे, एक 50 रुपीज लगाएंगे 1 रुपया कमाने के लिए, यानी आपको कम पैसे लगाने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको निफ्टी 50 का पी रेशियो चेक करना पड़ेगा। फाइन, मैं आपको एक फाइल शेयर कर रहा हूं जो निफ्टी 50 का आपको पी रेशियो शो करेगी। इस फाइल के अंदर निफ्टी 50 है, ये फाइल मैंने कहां से डाउनलोड करी है, ये एनएससी की साइट पे अवेलेबल है। आप सर्च करेंगे एनएससी की साइट के ऊपर जाके, तो रिपोर्ट्स के अंदर आपको ये डेटा मिल जाएगा सारा। इसके अंदर साफ दिया हुआ है, देखिए निफ्टी 50 कितना दिखा रहा है, 20.73, है ना, यानी पी रेशियो कितना है निफ्टी 50 का, 20.73 चल रहा है। ये कब का है, जनवरी का डेटा है, जनवरी 31, 2023 का डेटा है। ठीक है, इसके अलावा आपको निफ्टी के अदर अदर इंडेक्सेस है, उनका भी आपको पीई दे रखा है, लेकिन फिर वही क्वेश्चन ये आता है कि सर 20 पीई चल रहा है, तो ये ओवर वैल्यूड है या फिर नॉर्मल है, यानी अंडर वैल्यूड है, यानी मुझे क्या करना चाहिए। देखो, मैं आपको सीधी सी गाइडलाइन प्रोवाइड करा देता हूं। अगर आपका निफ्टी 10 के लेके 12 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी 10, 11, 12, 13, 14 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब अब निफ्टी में पैसा डालने का टाइम आ गया है। मतलब पैसा आपका ग्रो कर सकता है अच्छा खासा निफ्टी के अंदर। अगर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं आपको एक और फाइल शेयर करता हूं जिसमें मैंने एग्जांपल दिया हुआ है लाइव मार्केट का। ये मैं कुछ एग्जांपल लेके आया हूं पी रेशियो के। देखिए 1999 के अंदर निफ्टी का पी रेशियो चल रहा था 12। फाइन, उस साल रिटर्न दिया है निफ्टी ने 105% का, मतलब जब 12 पी रेशियो चल रहा था तो 105% का रिटर्न आया है। मतलब 11, मैंने आपको बताया 10, 11, 12, 13 के आसपास जब पी रेशियो रहेगा तो मतलब निफ्टी अंडर वैल्यूड है, मतलब वो पैसा आपका जनरेट कर सकती है। ठीक है, तो देखिए 12, 11, उसके बाद 2003 में 11 रहा निफ्टी, तो उन्होंने 116% रिटर्न जनरेट करके दिया। 2008 में 10 रहा निफ्टी, तो 130% रिटर्न जनरेट करके दिया। ठीक है, और मार्केट के लिए पी रेशियो का क्या मतलब रहता है, निफ्टी के लिए टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब वही 50 कंपनियों का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, और उन्होंने फ्री फ्लोट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना रहा है उन कंपनियों का, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना रहा है। सीधी सी बात लेमैन में आप ये समझिए कि 1 रुपया कमाने के लिए आपको कितना पैसा लगाना पड़ रहा है, वही आपका पी रेशियो होता है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर आपका पी रेशियो सपोज 28, 29, 30 या 26, 27, 28, 25, 24 चल रहा है, तो समझिए वो चीज ओवर वैल्यूड है, मतलब निफ्टी गिरने के चांसेस काफी ज्यादा है। देखिए 2000 में, सन 2000 के अंदर फरवरी के अंदर निफ्टी का वैल्यू 28 चल रहा था, तो -53% का रिटर्न दिया है निफ्टी ने, मतलब 53% से आपका पैसा गिरा है। वहीं 2008 में जैन के अंदर 28 चल रहा था पीई, तो आपका मान लो 64% से आपका पैसा गिरा है। ठीक है, तो आपको ये बात क्लियर हुई है कि अगर मान लो आपका निफ्टी 10, 11, 12 के आसपास चल रहा है, तो मतलब आप निफ्टी में पैसा डाल सकते हैं। वहीं आपका 27, 28, 29 के आसपास अगर आपका निफ्टी चल रहा है, तो ये ओवर वैल्यूड है, आपका पैसा गिर सकता है। लेकिन जैसे जनवरी के अंदर 20 के आसपास का निफ्टी है, मतलब ये नॉर्मल वैल्यूड है, मतलब ना ये अंडर वैल्यूड है ना ये ओवर वैल्यूड है, धीरे धीरे आपका पैसा बढ़ सकता है। ठीक है, अब लोगों को ये लगता है कि यार 28, 29 चल रहा है निफ्टी, तो भी क्या हुआ, निफ्टी तो बढ़ेगा ही ना, धीरे धीरे पैसा तो बढ़ना ही है। अरे भाई आप वेट कीजिए, जब तक निफ्टी थोड़ा सा डाउन ना आए पी रेशियोज का, यानी वो फेयरली वैल्यूड ना हो जाए, तब तक आप पैसा मत डालिए। और भी तो ऑप्शन है, आप एफडी के अंदर पैसा डाल सकते हैं।
ठीक है। आप डिबेंचर्स के अंदर पैसा डाल सकते हैं, आप नॉर्मल रिटर्न वहां से कमा सकते हो, तो आपको वहां पे पैसा डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक और पैरामीटर देना चाहूंगा जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए, वो ये है कि अगर आप किसी भी कंपनी में पैसा लगा रहे हो तो कम से कम 13-14 साल से वो कंपनी एस्टैब्लिश होनी चाहिए। नाउ 13-14 साल से एस्टैब्लिश होनी चाहिए, क्या मतलब है? कंपनी ने अपनी लाइफ में अप्स भी देखने चाहिए और डाउन भी देखने चाहिए। मतलब अगर मान लो इकोनॉमी वर्स हुई है, कभी खराब हुई है, इकोनॉमी वर्स हुई है, तो उसको वो टाइम फ्रेम भी देखना चाहिए। मतलब उस टाइम पे कंपनी ने कैसा सरवाइव किया। और अगर कभी मान लो हिंदुस्तान की इकोनॉमी अच्छी खासी बढ़ रही है या फिर इकोनॉमिकल कंडीशंस अच्छी हैं, तो उसमें कंपनी कितना अच्छा ग्रोथ दे पाई। तो इन दोनों फैक्टर्स को देखने के लिए कम से कम 13-14 साल का टाइम फ्रेम कंपनी को एस्टैब्लिश हुए हो जाना चाहिए। ऐसी ही कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे जिसको 13-14-15 साल हो गए हो। ठीक है। अगर उतना टाइम उसको नहीं हुआ है तो अभी उससे थोड़ा सा आप दूर रहिए, जब तक उस कंपनी को इतना टाइम ना हो जाए और आप देख ना ले, उसकी अच्छी खासी हिस्ट्री अवेलेबल ना हो आपको, तब तक उस कंपनी से दूर रहो। ठीक है। इसके अलावा कई और तरह के पैरामीटर्स होते हैं जो आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल लोन। देखिए, कई ऐसी कंपनियां होती हैं जो कि लोन के ऊपर ही सर्वाइव करते हैं। अडानी विल्मर्स नाम से एक कंपनी है, रिसेंट एग्जांपल्स चल रहे हैं अडानी विल्मर्स। ठीक है। अडानी के ऊपर अच्छा खासा लोन है। ठीक है। लोन आप उनकी बैलेंस शीट उठा के देखेंगे। अब ये बैलेंस शीट आपको कैसे मिलेगी? बैलेंस शीट एक moneycontrol.com नाम से साइट होती है, moneycontrol.com। जो भी पर्सन इन्वेस्टिंग एंड ऑल करते हैं तो वो moneycontrol.com के बारे में अच्छे से जानते हैं, क्योंकि ये साइट बहुत ज्यादा पॉपुलर साइट है। ठीक है। वहां पे जब आप जाओगे बैलेंस शीट के अंदर, फाइनेंशियल्स में जाके बैलेंस शीट के अंदर जाओगे तो किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट उठा सकते हो। तो वहां पे आपको शॉर्ट टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन, ये दोनों आपको देखने के मिलेंगे। और यही वो दो चीजें हैं जो आपको देखनी होती है कि किसी कंपनी के ऊपर लोन है या नहीं, वो इन दो चीजों से चेक होता है। अगर यहाँ पे कोई अमाउंट आपको शो कर रहा है तो मतलब कंपनी के ऊपर लोन है। अगर यहाँ पे जीरो है मतलब कंपनी के ऊपर कोई लोन नहीं है। अडानी मिल्मर्स के ऊपर काफी सारा लोन है। ठीक है। और अभी आप रिसेंटली आप देख भी रहे होंगे कि अडानी मिल्मर्स के शेयर काफी कम भी हुए हैं। ठीक है। इसके अलावा और कई ऐसी कंपनियां हैं जो लोन्स के अंदर दबी हुई हैं, लोन्स है। और आपको मैं बता दूं, कोई भी कंपनी अपने खर्चे कम कर सकती है लेकिन लोन्स को कम नहीं कर सकती। लोन आपको पे करना ही पड़ता है। भाई खर्चा तो क्या, मान लो कोई कंपनी है पर्टिकुलर किसी चीज के अंदर एक्सपेंसेस कर रही है, प्रोडक्शन में ज्यादा उसका कॉस्ट आ रहा है, या फिर मान लो अपने एम्प्लॉइज को ज्यादा सैलरीज वगैरह उसका जा रहा है, तो वो उनको कम कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है। ठीक है। लेकिन मान लो आपने 1 करोड़ का लोन ले रखा है बैंक से, तो आपको वो 1 करोड़ का लोन चुकाना पड़ेगा ना। तो सीधी सी बात है, लोन का प्रेशर तो आपके ऊपर आने वाला है। ठीक है। तो आपको ऐसी कंपनियां देखनी है जो लोन फ्री हो, डेट फ्री कंपनियां जिसे अपन बोलते हैं। तो आप इसको समझ लो लोन फ्री। एक दो एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूं। इन्फोसिस कंपनी जो है लोन फ्री है। ठीक है। टीसीएस है, लोन फ्री है। तो आपको ऐसी बहुत सारी कंपनी मिल जाएंगी जो कि लोन फ्री है, इनका डेट इक्विटी रेशियो 0 होता है, यानी इनका कोई भी डेट नहीं होता है, सारा का सारा खुद का पैसा है। तो ऐसी कंपनियां स्ट्रांग होती हैं, फंडामेंटली ऐसी कंपनियां स्ट्रांग होती हैं। ठीक है। तो आप ऐसी कंपनियों के अंदर पैसा लगा सकते हो, आपको कभी नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा आप क्या चेक कर सकते हैं? आप चेक कर सकते हैं सेल्स कितनी आ रही है कंपनी की। 4-5 साल का पिछला डेटा उठाइए, 5 साल का, और आप वहां पे चेक कीजिए कि क्या सेल कॉन्स्टेंटली ग्रो हो रही है या नहीं हो रही है पिछले 5 सालों से। अगर मान लीजिए 10% से ग्रो हो रही है या 8-9% से ग्रो हो रही है, तो आपको ये चीज कंसीडर करनी होगी कि सेल्स में आपकी ग्रोथ आ रही है और प्रॉफिट कितना ग्रो हो रहा है। जब आप इन सब चीजों को कंसीडर करोगे और ये जो मैंने आपको इंडिकेटर्स बताए हैं, पैरामीटर्स बताए हैं, इन सबका आप ध्यान रखोगे और रिटर्न वगैरह को भी एनालाइज करोगे साथ में कि कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर रही है धीरे धीरे। मान लो 10% की रेट से रिटर्न जनरेट कर रही है और इकोनॉमी बढ़ रही है 5% की रेट से। भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है 5% की रेट से और कंपनी 10% का रिटर्न जनरेट कर रही है, मतलब कंपनी इकोनॉमी से बेटर प्रदर्शन कर रही है, मतलब बेटर परफॉर्म कर रही है। तो ऐसी कंपनीज में आप पैसा डाल सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आई होप आपको इस वीडियो से क्लियर हुआ है कि स्टॉक मार्केट का वास्तविक फंडा क्या है। और अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर ये सब एनालाइज करने के बाद पैसा डालेंगे तो आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। इस वीडियो को मैं थोड़ा छोटा रखने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आने वाले वीडियोस में मैं आपको इन सारे पैरामीटर्स को लाइव प्रैक्टिकली देखना सिखाऊंगा, कैसे देखते हैं, कैसे चीजों को करते हैं। ये सब चीजें मैं अपने वीडियोस में लेके आने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हो तो मेरे को प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।